नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। शानदार तरीके से पूरे जोश के साथ आप सभी क्लास में आ जाइए, जुड़ जाइए। उसके बाद क्लास का शुभ आरंभ हम कर देंगे बेहतरीन तरीके से। सेशन को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आप सभी आ जाइए। धुआंधार तरीके से आज की क्लास शुरू करेंगे और आज हमने कर देना है मियोसिस को खत्म, ठीक है। फिर ये चैप्टर अपना फिनिश है। फिर नेक्स्ट जो है आपकी यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी और पादप शारीरिक विज्ञान और प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है ना, मानव के शरीर के बारे में पढ़ते हैं, डाइजेशन पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, भैया उसका लोकोमोशन चलना पढ़ते हैं, उसका एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। उसी प्रकार पूरे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि भैया उसमें श्वसन कैसे हो रही है, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। वो हमारी नेक्स्ट यूनिट है। अभी मियोसिस को खत्म करेंगे। और आप सभी को पता है सेल साइकिल बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मतलब कैसा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, धुआंधार टॉपिक है और इसको हम काफी कंप्लीट कर चुके हैं। अब शानदार तरीके से मियोसिस को शुरू करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन को धुआंधार तरीके से शुरू करने वाले हैं। धुआंधार तरीके से इसको अब शुरू करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन और मियोसिस। तो आज ही भैया इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड लिया, मैंने सोचा देखते हैं जरा वाइट बैकग्राउंड कितना बढ़िया लिखता है ना। वाइट बैकग्राउंड पे कैसे मतलब कितना कैसा लगता है। जैसे हम अभी तक ब्लैक पे लिखते आ रहे हैं, तो देखते हैं जरा व्हाइट पे कैसा नजर आता है ना। आप मुझे बताइएगा, फिर लास्ट में कमेंट करना, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मैम ब्लैक बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लगता है या फिर व्हाइट बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लगता है। फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, आ जाइए भैया। आप सभी को पता है मियोसिस में सबसे पहली स्टेज हम कर रहे हैं जो कि है हमारी प्रोफेज, ठीक है। थोड़ा सा आप रिवाइज करिए, कल हमने क्या क्या खत्म किया था जरा बताना। कल हमने माइटोसिस खत्म किया था भैया, साइटोकाइनेसिस खत्म किया था। अच्छा एक बार रिवीजन करो, एक बार क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ यहाँ पर। प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट अकर बाय कैसे होती है, जरा एक लाइन में कमेंट करो। वन लाइनर क्वेश्चन है, अकर बाय ए वन लाइनर क्वेश्चन है, तो जरा कमेंट करो। सेकंड, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल अकर बाय, ये कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा फटाफट से जरा कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करो बेटा, क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पर। थर्ड, व्हाट कॉलीचेन, व्हाट कॉलीचेन डू, कॉलीचेन क्या काम करती है, आपको ये बताना। व्हाट कॉलीचेन डू, ये जो कॉलीचीन है भैया क्या काम करती है, बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ गया धुआंधार शानदार तरीके से। पहला होगा प्लांट में साइटोकाइनेसिस होती है बाय द हेल्प ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस मतलब विभाजन है किसका, कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है, सेल प्लेट बनती है। वहीं पर अगर देखो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल अकर बाय, तो बाय फरो फॉर्मेशन, फरो बनता है, ध्यान रखना। वहीं पर व्हाट कॉलीचेन डू, तो ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को नहीं होने देती है, स्टॉप
और इनहिबिट लिखिए, ये एक टॉक्सिन है, ठीक है, जो क्या करता है, इनहिबिट, रोकता है, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो तर्क तंतु नहीं बनते हैं, तर्क तंतु नहीं बनते हैं तो भैया माइटोसिस भी नहीं हो पाती है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाती है, तर्क तंतु को बनने से रोकता है, तो ये आप ध्यान रखना। और तर्क तंतु क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो ये भी ध्यान रखना, बनने से रोकता है, रोकता है। और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। अब आ जाइए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे, जल्दी से बताइए, क्लियर है? आप सारे बच्चे आ गए नहीं आए हैं, ये बताओ, सारे बच्चे क्लास में आ गए या फिर नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ जाओ, फिर ये ना हो किसी का कुछ छूट जाए तुम बोलो भैया मैम अपना नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, ये आप सभी को पता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रावस्थाओं में, मतलब 2 स्टेजेस में, चरणों में होता है। एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2। कल मैंने आपको ये बताया था कि भैया इस मियोसिस को शुरू होने से पहले जैसे हमारी साइकिल चलती है, क्या चलती है, साइकिल, जिसमें पहला जो फेज होता है आपका इंटरफेज का जीवन, दूसरा फेज होता है जो एस फेज का होता है, तीसरा फेज होता है जो कि G2 का होता है, उसके बाद हमारी आती है, उसके बाद हमारा आता है ये एम फेज, ठीक है। ये एम फेज जो है, अगर मियोसिस है तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जो कि भैया होती है, ठीक है। उसके बाद आपका फिर देखिए यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर भी ध्यान से देखना कि मैम क्या मियोसिस 1 होने के बाद साइटोकाइनेसिस होने के बाद दोबारा से इंटरफेज आता है? ऐसा नहीं होता बेटा, याद रखना। मियोसिस 1 होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है अभी। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2, फिर मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। और इस साइटोकाइनेसिस होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन करने के बाद आपका ये इंटरफेज चलता है। क्या चलता है? ये इंटरफेज चलता है यहाँ से, दिस इज इंटरफेज, जो काफी बड़ा फेज होता है इंटरफेज, और जिसको अंतरावस्था कहते हैं, अंतरावस्था कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये होगी भैया आपकी बात जो हमने कल की थी, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि भैया मियोसिस का जो सबसे पहला फेज होता है, मियोसिस का सबसे पहला फेज हमने कल शुरू कर दिया था, वो होता है प्रोफेज। कल शुरू कर दिया था, सबसे पहला क्या होता है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, पूर्व अवस्था फर्स्ट, फिर आपका मध्य अवस्था, पश्च अवस्था, फिर अंत्य अवस्था। प्रोफेज में भी स्टेजेस होते हैं, कल हमने ये भी पढ़ा था, जरा रिवाइज करो फटाफट से, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं प्रोफेज 1, मियोसिस 1। सबसे पहला फेज था लेप्टोटीन। लेप्टोटीन की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत हमने क्या की थी, जरा रिवाइज करनी। लेप्टोटीन में हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, गुणसूत्र दिखने लगते हैं संयुक्त सूक्ष्म बीन द्वारा, सूक्ष्म बीन द्वारा क्या लगते हैं? दिखने लगते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब भैया ये तो था लेप्टोटीन का मेन। अब जो इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका, लेप्टोटीन के बाद जो प्रावस्था आती है वो होती है जाइगोटीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है बेटा, लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है। जरा हेडिंग डालिए, उसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। काफी सारी चीजें हैं जाइगोटीन में, है ना बेटा। इतना बताइए कि क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? चलिए
तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल लो, ऊपर सबसे ऊपर जाइगोटीन। सबसे पहली बात, जाइगोटीन आपका सेकंड स्टेज है आपके प्रोफेज का। देखिए भैया इस लाइन को, इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज और पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है, ध्यान रखना क्या, जाइगोटी। ठीक है, अब भैया जाइगोटीन में इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज। जाइगोटीन में क्या होता है आप सभी को पता है। इससे पहले, इसको समझने से पहले कि भैया क्या होता है, इस बात को समझेंगे कि भैया अगर आपका एक डिप्लॉयड सेल है, अगर मैं बोलूं कि मेरी सेल डिप्लॉयड है, मेरी जो कोशिका है वो द्विगुणित है, मतलब क्या है इसका बताइए जरा। अब बोलूं मेरी जो सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड है, तो इसका क्या मतलब है जरा मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मैं बोलूं कि मेरी कोशिका द्विगुणित है, व्हाट इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मेरी सेल की प्लॉइडी लेवल है, इट इज माई प्लॉइडी लेवल, ये मेरी सूत्र गुणता है, मेरा प्लॉइडी लेवल है। अब आपको बताना है ये जो सूत्र गुणता होती है वो क्या होता है, डिप्लॉयड का मतलब क्या है, जल्दी से आंसर दो। आजाद अहमद, आकांक्षा मौर्य, ओनली स्टडी, राजकेश, डॉक्टर शंकर प्याकर, अभय सोनाक्षी, जितने भी बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं बेटा सबको ब्लॉक कर देगा। फिर मत मेरे पास एक मैसेज नहीं आना चाहिए कि मैम हमें अनब्लॉक कर दो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना वही कमेंट कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है बेटा, आप बताइए। मुनीता मीना, ठीक है बेटा, क्या मतलब है डिप्लॉयड का, क्या मतलब, ठीक है तुमने बोल दिया कि भाई डिप्लॉयड मतलब मैम 2n, डिप्लॉयड मतलब मैम 2n, क्या मतलब बेटा, यही तो पूछ रही हूँ मैं, मतलब क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, आकांक्षा मौर्य ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। अगर 2n इज इक्वल टू 8 है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 8 है, और मतलब क्या है, प्लॉइडी लेवल 2n है, इसका मतलब आपके 8 क्रोमोसोम है और प्लॉइडी लेवल क्या है, डिप्लॉयड है, मतलब जो क्रोमोसोम है वो 2-2 के सेट में है। इस तरीके से ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल तो 8 क्रोमोसोम है, लेकिन 2-2 के सेट में है, 2-2 के क्या है, पेयर में है। दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड। ठीक है, अगर मैं बोलूं भैया मेरी एक डिप्लॉयड सेल है, मतलब वही, मतलब उसमें कितना, इसका मतलब क्या है, उसमें 2 पेयर है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, आप लिखो आर डिप्लॉयड सेल्स कंटेन, आप इस लाइन को लिखिए, आर डिप्लॉयड सेल, अगर मैं बोलूं आर डिप्लॉयड सेल कंटेन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट होते हैं उसमें क्रोमोसोम के, ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ, थोड़ा सा अलग नजर आएगा बीच में। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 और 2। ठीक है बेटा, इन क्रोमोसोम को बोला जाता है, जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इन क्रोमोसोम को बोला जाता है दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, दे आर होमोलोगस, क्या है, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम, और इन्हें समजात गुणसूत्र, इन्हें समजात गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समजात गुणसूत्र बोला जाता है, समजात गुणसूत्र बोला जाता है। होप आप सभी को यहाँ तक मेरी बात क्लियर। A diploid cell contain 2 set of chromosome, they are homologous chromosome, ये क्या है, समजात गुण सूत्र है। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो 2 क्रोमोसोम है, एक एक भैया स्टेप वाइज समझेंगे, हड़बड़ी नहीं है हमें कोई। ठीक है, हमें बड़े ध्यान से समझना है।
इसका मतलब ये जो एक क्रोमोसोम आया ये तो मदर से आया है, एक क्रोमोसोम किससे आया, इसका मदर से आया, और एक क्रोमोसोम किससे आया, इसका फादर से आया। समझ रहे हो इस बात को? तो एक तो पैटर्नल है, पैटर्नल मतलब फादर से आया, और एक मैटरनल है मतलब मदर से आया। ये तो आप सभी को पता है ना कैसे आया है, ये भी नहीं पता क्या? बताइए जल्दी से कमेंट करके, पता है ना? ये अंडाणु है, ये ओवम है, ओवम में भैया ये 4 क्रोमोसोम है, गैमीट है ना। ये स्पर्म है, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम हैं? इसके न्यूक्लियस में 4। ये दोनों आपस में क्या कर चुके हैं? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किया था तो क्या बना था? जाइगोट बना था, जिसके सेल में कितने थे? 8 क्रोमोसोम। अच्छा इसको डिफरेंट कलर से बनाते हो, आपको और इजी से समझ में आएगा। इसको पहले आप रेड से बनाइए इसके क्रोमोसोम को, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसके बगल में जरा काले वाले बनाओ। काले वाले किससे आए हैं? काले वाले मदर से आए हैं और रेड वाले फादर से आए। ये आपका मैटरनल है और ये पैटर्नल है, समझ में आया? तो वही मैं वहां पर बना रही हूँ कि भैया एक क्रोमोसोम आता है भैया फादर से, एक क्रोमोसोम आता है किससे? मदर से। होप आप सभी क्लियर है। एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल क्रोमोसोम और गुणसूत्र होता है, और दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है? होमोलोगस क्रोमोसोम are those chromosome are those chromosome are those chromosome which have same form, जो सेम फॉर्म है, साइज सेम है, which have सेम फॉर्म, साइज और जेनेटिक मतलब जो जीन्स है, सेम जीन्स, ठीक है। तो सेम फॉर्म है, साइज है, जीन्स है, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम, और समजात गुणसूत्र वो होते हैं तो भैया एक जैसे दिखाई देते हैं, जिसमें सेम जीन है, सामान्य जीन है बेटा, उनको कहा जाता है समजात गुण सूत्र। होप आप सभी को क्लियर हो। अब ये तो हो गया भैया होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में, हम आपने तो बता दिया होमोलोगस मेन चीज हो क्या रही है, ठीक है भैया, समझ में आ गया कि डिप्लॉयड सेल मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ड्यूरिंग द जाइगोटिन जो मेन हमें करना है वो आ जाइए भैया नेक्स्ट पेज पे। मेन जो हमें करना है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए कि भैया मेन पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, पहले ही इंपॉर्टेंट लिख दूंगी जिससे आप थोड़ा सा ध्यान दो। ड्यूरिंग जाइगोटिन आपका क्या होता है, एक वर्ड में यहां पर लिखूंगी, जाइगोटिन में जो मेन चीज होती है वो होती है साइनेप्सिस। क्या होती है? साइनेप्सिस। मैम व्हाट द मीनिंग ऑफ साइनेप्सिस? क्या है ये साइनेप्सिस? ये सेल है, ये क्रोमोसोम पड़े हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर किस तरह पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, बिखरे हुए इस तरीके से, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, किसी का कोई भरोसा नहीं। अब ड्यूरिंग द साइनेप्सिस क्या होगा, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग द साइनेप्सिस ये होगा कि भैया ये जितने भी क्रोमोसोम थे ये आपके इस तरीके से, एलाइन मतलब इस तरीके से भैया पेयरिंग कर लेंगे। तो साइनेप्सिस मतलब होता है पेयरिंग। साइनेप्सिस मतलब क्या होता है? पेयरिंग। किसकी पेयरिंग? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। किसकी पेयरिंग? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। तो ये जो आपको दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? अपीयर एज बाइवेलेंट। कैसे अपीयर होते हैं? आपको बाइवेलेंट दिखाई देता है, मतलब ये और ये 2 आम दिखाई दे रहे हैं, ये आम, एक ये आम, एक ये आम, ये आम, समझ में आ रहे हैं? ये इस तरीके से। तो ये जो आपको नजर आएंगे वो कैसे नजर आएंगे? अपीयर एज बाइवेलेंट नजर आएंगे बेटा, ध्यान रखना, बाइवेलेंट। होप आप सभी को इतनी बात क्लियर है। ये मेन पॉइंट है जाइगोटिन का। इसके बाद एक और इसका मुख्य पॉइंट है जो इसमें होता है, एक तो ये हो गया कि भैया साइनेप्सिस होती है, और एक और चीज होती है यहाँ पर, एक और चीज होती है यहाँ पर। अगर आप बहुत आराम से ध्यान से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फॉर्म में देखोगे तो आपके ये जो क्रोमोसोम है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो दिस इज माई क्रोमोसोम, ये मेरा भैया इसका होमोलोगस पेयर है, ठीक है, मान लिया। इनके बीच में आपको ना एक प्रोटीन बनती हुई दिखाई देगी ड्यूरिंग द जाइगोटिन।
इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन बनती हुई दिखाई देगी, जिस प्रोटीन को बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? नोट करना हिंदी में भी आप सभी, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। दिस इज योर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका जाइगोटीन स्टेज में बनता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है? क्योंकि आपके ये जो दो क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि भैया ये दो बॉटल है, ये एक बॉटल, ये दूसरी बॉटल, ये एक दूसरे से भैया दोनों एक ही बॉटल है भैया, ये भी पानी वाली ये भी पानी, दोनों सामान्य बॉटल है, ठीक है, दोनों में लिम्का भरा है। अब भैया ये जो बॉटल है और ये जो बॉटल है भैया कहीं पर भी जा सकती है, भैया कहीं पर भी घूम सकती है, भैया खुली है एकदम। अगर मैं क्या करूं, इस ये वाली बॉटल में भैया इस तरीके से छेद कर देती हूँ, ठीक है, मान लीजिए इसमें छेद हो गया इसमें, और दोनों को मैंने एक धागे से जोड़ दिया, इन दोनों को एक धागे से जोड़ दिया इस तरीके से, इनके दोनों के बीच में एक कनेक्शन जोड़ दिया। मेरी उंगली दिखाई दे रही है, मैंने ये सब अपनी उंगली को ना एक कनेक्शन बना लिया भैया, इस तरीके से दोनों आपस में जुड़ गए। अब भैया जब ये इधर जा रही तो ये भी जा रही, इधर जा रही तो ये भी, मतलब दोनों क्या हो गई, एक जगह स्थिर हो गई, एक जगह क्या होगी, स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इन दोनों में क्या मेंटेन करेगा, स्टेबिलिटी ला रहे। क्या ला रहे? स्टेबिलिटी। तो कोई पूछे कि भैया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों बना था, क्यों जरूरत पड़ गई, तो भैया हमारे जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनको स्टेबल करने के लिए, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट टू स्टेबलाइज द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? क्योंकि हम सभी को पता है यहाँ पर एक प्रक्रिया होने वाली है जिसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ नहीं लिखूंगी वरना तुम कंफ्यूज करोगे। तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी, सिंपली अभी इतना लिख लीजिए कि स्थिरता देता है समजात गुण सूत्र को, समजात गुण सूत्र को स्थिरता प्रदान करता है और स्टेबिलिटी देता है। ये ध्यान रखना। होप आप सभी को ये बात क्लियर है। इसको बॉक्स में डालना है तो बॉक्स में डालो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसका इतना याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से डालती हूँ इसको बॉक्स में, इस पूरे, अरे यार चलिए दोबारा से यहाँ पर बनाते हैं जिससे आप टूटे ना। ये पूरा बॉक्स में आ जाएगा ना तो आपको याद रहेगा, मैम ने बोला था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेन है, और ये क्या है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। चलिए होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर रही हूँ, अब यहाँ पर जाइगोटीन खत्म हो गई। तो क्या हुआ जाइगोटीन पे, जरा रिवाइज करो। जाइगोटीन पे एक तो साइनेप्सिस हुई है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है, दूसरा यहाँ पर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है दो क्रोमोसोम के बीच में। अब जाइगोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है थर्ड, वो होती है आपकी पैच काइटिन। कौन सी स्टेज है, इज योर पैच काइटिन, लिखो इसको, पैच काइटिन। ये जो आपकी पैच काइटिन प्रावस्था है और ये जो स्टेज है, चरण है, इसमें क्या हो रहा है भैया, मेन चीज बताओ मैम, मेन चीज हमें भैया इतना नहीं सुनना, हमें मेन चीज बताओ। तो बेटा ध्यान से सुनिए, ये जो आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इस स्टेज पे होता क्या है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पर, ये जो क्रोमोसोम की आर्म है, पहली बात तो भैया इसको थोड़ा सा, इसको इससे पहले हमने बोला था ये कैसे नजर आते हैं भैया आपको, ये कैसे नजर आते हैं बेटा आपको, दिस इज योर बाइवेलेंट। आपको जाइगोटीन स्टेज में ये बाइवेलेंट नजर आते हैं। कैसे बाइवेलेंट, दो क्रोमोसोम। लेकिन जैसे ही भैया आप पैचकाइटिन स्टेज पे जाते हो तो इन दोनों की आर्म्स आपको दिखाई देने लगती है ऐसे। कैसे दिखाई देने लगती है, ऐसे, इस तरीके से दिखाई देने लगती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपको बाइवेलेंट से कैसे दिखाई देने लगते हैं, टेट्राड। कैसे दिखाई देने लगते हैं, टेट्राड, याद रखना।
तो बाइवेलेंट से ये आपको अब टेट्राड रूप में दिखाई देने लगते हैं। किस स्टेज में? पैच काइटिन स्टेज में। तो ये भी पूछा जाता है कि टेट्राड जो स्टेज है, टेट्राड मतलब पहले ये दो दिखाई दे रहे थे, सिर्फ दो आर्म, लेकिन जब आप इसको देखोगे अब आपको यहाँ पर चार आर्म दिखाई देगी, 1 2 3 4। तो ये कैसे दिखाई देंगे? टेट्राड दिखाई देंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि बेटा ये आपको कैसे दिखाई देते हैं? टेट्राड दिखाई देते हैं। अब इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो कि भैया होमोलोगस क्रोमोसोम नाउ बिकम क्लियरली एज टेट्राड। क्या लिखिए इस बात को जो मैंने अभी बोली, होमोलोगस क्रोमोसोम now clearly visible as tetrad। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र नाउ क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। समजात गुणसूत्र अब पूरी तरीके से टेट्राड दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? टेट्राड दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? टेट्राड दिखाई देते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम नाउ क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। होप आप सभी को ये पॉइंट यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। ये तो आपका पहला हो गया स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप, जो मेन चीज आपको इसमें दिखाई देती है। दूसरी क्या होती है भैया? इससे पहले दूसरी बात को समझने से पहले भैया दूसरी बात होती है इसमें क्रॉसिंग ओवर। पहले लिखो दूसरी बात, मेन चीज पैचकाइटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। और इस पे तुम लगाओ बॉक्स, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, ये है इम्पोर्टेंट। अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले क्रोमोसोम को दोबारा से समझ लो। अगर आप इस मेरे सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप सुन रहे हो ना बेटा, शुरुआत से क्लास जब शुरू हुई है तब से आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो याद रखना यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद आपका जो सेल साइकिल चैप्टर है उसके चाहे 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, कितने भी क्वेश्चन आए नीट के पेपर में, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस आपको मुझे सुनना है, मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। आपको कुछ भी रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सेल साइकिल को दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं और जब मैं क्लास खत्म करूंगी तो इसको रिवाइज करना है। आज कल परसों 4-5 दिन लगातार रिवाइज करा करो एक टॉपिक को, जब तक वो दिमाग में बैठ ना जाए। फिर उसको बंद करो और फिर अपने आप बिना देखे उसको रिवाइज करो। देखो एकदम से याद आ जाएगा। डेली उसको देखो, याद करो, देखो, बंद करो, देखो, थोड़ा सा देखो, याद करो, भैया ये भूल रहा हूं तो दोबारा देखो। 4-5 दिन लगातार, एक हफ्ते, फिर एक हफ्ते के गैप के बाद फिर से उस टॉपिक को देखो दोबारा से। जितनी बार वो कॉपी नजर आती है, वो पेज नजर आता है उस टॉपिक का, उतनी बार उस टॉपिक को देखो, वो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा ना, तो याद रहेगा। ठीक है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है किस स्टेज में? पैचकाइटिन स्टेज में होती है। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो आपकी इस क्रोमोसोम के ये जो क्रोमैटिड आपको नजर आ रहा है, अर्थ गुणसूत्र, इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड, और दिस आर सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये क्या है? दिस इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, या गैर सिस्टर क्या है? क्रोमैटिड है। क्या है? क्रोमैटिड है। ये क्या है? ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ध्यान रखना भैया। यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है? ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पर कुछ नया सा रंग लेते हैं, बढ़िया सा दमदार सा रंग, इसको लेते हैं। होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम का ये जो क्रोमैटिड है वो इसके ऊपर आता है भैया, इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है इसका ये इसके ऊपर आए इस तरीके से। हुआ क्या, ध्यान से समझना। ये वाला क्या है? रेड कलर का, इसको रेड कलर का भी इसको करो पहले।
ये रेड कलर का इसकी बाजू है, ये ब्लैक कलर की बाजू है इसकी। ठीक है, होप आप सभी को क्लियर है अच्छे से। ठीक है, ये भी रेड कलर की है, ये ऊपर वाली पिंक कलर की है, ये ऊपर वाली पिंक कलर की है, ये नीले कलर की है, नीचे वाली नीले कलर की है। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर, ये वाली जो आर्म है वो इसके ऊपर गई, और ये वाली जो आर्म है ये वाली वो इसके ऊपर गई। ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर किया। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये क्या हुआ यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्या रिजल्ट आएगा बेटा, ध्यान से देखना इस क्रोमोसोम को। जैसे मैंने किया ना, ये भैया इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर जो ऊपर वाली आर्म थी वहां पर क्या आ गया, ये नीला सा आ गया। तो भैया ये वाला पार्ट, नीला वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, क्योंकि क्रॉस ओवर कर लिया है ना, ये इसके साथ एक्सचेंज हो गया। जैसे मान लो इस बॉटल को मैं दोनों को एक्सचेंज कर दूं, तो भैया इसका लिम्का वाला ये जो स्टिकर है वो इसके ऊपर आ जाएगा, इसका स्टिकर इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने क्या किया, क्रॉस कर लिया। इस तरीके से अपनी दोनों उंगलियों को क्रॉस करवा दूं यहाँ से ऐसे ऐसे, तो भैया मेरी ये उंगली लग के यहाँ आ जाएगी, ये वाली उंगली यहाँ पर आ जाएगी। भैया तुम मेरी बाजू को खींच रहे हो, मैं तुम्हारी को खींच रही हूँ, तुम्हारी बाजू तो निकल गई वहां से, मेरी बाजू मेरे यहाँ से निकल गई, ये बाजू तुम्हारे जाके लग गई, तुम्हारी बाजू मेरे जाके लग गई। समझ रहे हो, तो एक्सचेंज होता है यहाँ पर। क्या होता है, एक्सचेंज, आर्म एक्सचेंज कर जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या गया, पूरा नीला हो गया। नीचे का नहीं किया था भैया, इतना इतना एक्सचेंज हुआ, नीचे का रेड रह गया। क्या रह गया, रेड रह गया। वहीं पर भैया दूसरी देखो, दूसरा में क्या हुआ, दूसरी में यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर नहीं एक्सचेंज दिखा रही, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर टिक मार्क कर लो। यहाँ एक्सचेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, तो वहां पर नहीं दिखाऊंगी मैं। यहाँ पर पूरा रेड कलर था, सॉरी इसको रेड ही करो आप, पिंक मत करो ऐसे, एकदम ही अलग बात मत करो, ठीक है। तो ये रेड होगा ऊपर वाला, नीचे पार्ट से एक्सचेंज किया था, नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट से किया था, तो नीचे वाले पार्ट में आ जाए क्या, आ जाएगा क्या, ब्लैक। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो तो ऐसा नजर आएगा। अब इस वाले क्रोमोसोम की बात करते हो जो दूसरा सेकंड इसका है पेयर, अगर ये देखो तो ऊपर वाला तो ठीक है भैया, ब्लू ही रहेगा जैसे ब्लू था, लेकिन इसका जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि भैया एक्सचेंज कर लिया है दोनों ने। लेकिन अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये अभी भी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बस मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि भैया ऐसा दिखेगा। क्रॉसिंग ओवर के बाद, क्रॉसिंग ओवर के बाद आपको क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन अभी ये ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं बेटा, ध्यान रखना, मैं सोचना अलग हो गए हैं। अब अगर तुम वहां की बात करो तो भैया इस साइड पिंक कलर आ जाएगा, नीचे तो ब्लू ही रहेगा, तो ऊपर की साइड पिंक और नीचे ब्लू ही रहेगा जैसा था। ठीक है, तो ये जब एक्सचेंज होगा तो आपके क्रोमोसोम कुछ ऐसे नजर आएंगे। दिस इज सेकंड। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किस फेज में होता है, अगर आपसे कोई पूछे, इसके लिए एक और टर्म यूज होती है बेटा जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिकॉम्बिनेशन किस फेज में हुआ है तो क्या नाम दोगे, पैच काइटिन। रिकॉम्बिनेशन और पुनः संयोजन और रिकॉम्बिनेशन किस फेज में हुआ है तो क्या बोलोगे, किसमें आदान प्रदान हुआ है अनुवंशिक पदार्थों का, क्या बोलोगे भैया, पैच काइटिन स्टेज में हुआ है। क्रॉसिंग ओवर किस में हुआ है, क्या बोलोगे भैया, पैच काइटिन स्टेज पे हुआ है क्रॉसिंग ओवर। और टेट्रा स्टेज में जब दिखाई देता है तो किस स्टेज में हुआ है, ये सब आपकी पैच काइटिन स्टेज में हुआ है। होप आप सभी को यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पर आपकी क्या हुई है, रिकॉम्बिनेशन हुई है बिटवीन द भैया टू आपका क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। तो आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पर मैं पूरी बात को लिख देती हूँ कि क्या हुआ है। ड्यूरिंग द पैच काइटिन स्टेज, ड्यूरिंग द पैच काइटिन स्टेज
recombination occur between किसके बीच में हुआ है, होमोलोगस समजात गुणसूत्र के बीच में हुआ है, अकर बिटवीन द homologous chromosome between the homologous chromosome during patch chitin recombination occur between the homologous chromosome and क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्र जो है, आर लिंक्ड एट द, दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना जी, इस कंप्लीट यहाँ पर भैया क्या है, ड्यूरिंग पैच काइटिन रिकॉम्बिनेशन अकर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, और जो आपके क्रोमोसोम है, और आप कहेंगे जो आपके क्रोमैटिड्स हैं, आप क्रोमैटिड्स लिखिए, एंड द टू क्रोमैटिड्स, वहां से और ज्यादा क्लियर होगा, एंड द टू क्रोमैटिड, जो दोनों अर्थ गुणसूत्र हैं, दो क्रोमैटिड्स हैं, दे आर लिंक, वो जुड़े हुए हैं, दे आर लिंक्ड एट द क्रॉसिंग ओवर पॉइंट, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उस पॉइंट पे क्या है, वो लिंक है, उस पॉइंट पे क्या है, वो लिंक है। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है भैया, और ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो यहाँ पर क्या है, जुड़े हुए हैं। मान लो यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर होती है, ये वाली आप, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हुई और यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हुई। तो भैया जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, वहां पर वो जो दो क्रोमैटिड है जो आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं उस पॉइंट में, कहां पर, पैच काइटिन स्टेज में। तो ये सारी बात को ध्यान रखना। पैच काइटिन स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, पहले थी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैच काइटिन, अब आती है जो आपकी फोर्थ स्टेज है, दैट इज योर डिप्लोटीन। कौन सी स्टेज आती है मैम, डिप्लोटीन आती है। तो भैया क्रॉसिंग ओवर तो हो चुकी है, डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर तो हो चुकी है, तो अब क्या होगा भैया, एक्सचेंज हो चुका है, तो अब क्या होगा भैया, यहाँ पर आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा। कहने का मतलब, ये जो मेरे क्रोमोसोम थे, इन पे अभी भी क्या लगा हुआ था, ये तो मैंने दिखाया नहीं क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, लेकिन इनके बीच में अभी भी क्या था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था। क्या था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो भैया इस फेज में, ये तो आपका किस में था, पैच काइटिन स्टेज में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब आप डिप्लोटीन स्टेज में जाओगे, तो ये जो आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या होगा, डिसॉल्व होगा। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। अब आपको ये जो दिखाई देंगे वो एकदम खुले, पीछे मैंने आपके क्रोमोसोम के बीच में नहीं दिखाया था टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। तो अब आप इसको हटा दीजिए इस तरीके से, बस ये एक जगह पे जुड़े रहते हैं, इस जगह पे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है। ये वाला क्रोमैटिड इस तरीके से है, ये वाला इस तरीके से, और ये वाला इस तरीके से। तो ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोला जाता है कियाजमाटा। तो बोला जाता है कियाजमाटा की फॉर्मेशन कब होती है, तो कियाजमाटा की फॉर्मेशन हमारे डिप्लोटीन स्टेज में होती है, ये भी ध्यान रखना। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होती है, कियाजमाटा की फॉर्मेशन होती है और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। तो ये आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। दूसरा आपको कियाजमाटा दिखाई देता है। व्हाट इज कियाजमाटा, ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्स शेप स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, जब पूरा ये डिसॉल्व हो जाता है ना बेटा, तो ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं, तो पूरा आपको एक्स पूरा क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने खुद बनाया अपने आप से, तो हमें पहले से ऐसा नजर आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो भैया साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी बना हुआ है, बना लो, चाहे यहाँ पर भी बना लो भैया, ठीक है। तो भैया जब डिसॉल्व कब होता है, जब डिप्लोटीन स्टेज आती है। अब डिप्लोटीन के बाद जो आखिरी स्टेज होती है, उसको कहा जाता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में सिर्फ एक चीज याद रखना जो होती है, वो क्या होती है कि ये जो कियाजमाटा होता है ना, इसका टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन मैम मतलब क्या, कियाजमाटा खत्म हो जाता है,
टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा मतलब भैया धीरे धीरे ये कियाज्माटा धीरे धीरे टूटता है भैया एक्स शेप वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा कियाज्माटा बना है, ध्यान से समझना। ये कहीं बीच में, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, कहीं बीच में ये एक्स शेप बना है। तो धीरे धीरे ये जो एक्स शेप होगा ना, ये हटता जाएगा और लास्ट पॉइंट पे ये एक्स जो है धीरे धीरे सेंटर में था, धीरे धीरे करते ऊपर आ जाएगा, टर्मिनल पॉइंट पे आ जाएगा और पूरा का पूरा हट जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। ठीक है, लिख लीजिए इसको हिंदी में भी, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियाज्माटा का। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका डाइकाइनेसिस स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है प्रोफेज की। और क्या होता है बेटा इसमें, और इसमें आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाते हैं, जैसे कि भैया सारी चीजें करती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भैया नहीं दिखाई देती है, गोल्जी काय एब्सेंट हो डिसअपियर हो जाएगी, ये सारी चीजें। तो केंद्रिका लिख लो यहाँ पर, केंद्रक झिल्ली लिख लो यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाती है, डिसअपियर मतलब गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती, दिखना बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है प्रोफेज के एंड में। प्रोफेज के पूर्व अवस्था के अंत में याद रखना, पूर्व अवस्था के अंत में ये पूरी तरीके से गायब हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है। होप आप सभी को यहाँ तक बात क्लियर होगी। जल्दी से बताइए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है जो भी मैं करवा रही हूँ? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े। जरा सेशन को एक बार लाइक कर देना भैया, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर भी भैया पसंद नहीं आई क्या, क्लास समझ नहीं आया क्या? जल्दी से कमेंट करो और सेशन को लाइक करो और एकदम रायती की तरह फैला दो सेशन को भैया धुआंधार तरीके से। क्लियर है सभी को? कमेंट करके बताइए। ओके, वैष्णवी, सोनाक्षी गौतम, राखी कुमारी, रुद्र प्रताप यादव, क्या हुआ बेटा, सोच में पढ़ रहे हो आप तो? क्लियर है, नोटेड। श्रद्धा, वेरी गुड। मुनीता मीना, सब कुछ? अरे भैया बताइए ना, क्लियर है या फिर नहीं? आकांक्षा मौर्य, आदर्श कुमार, सोनू कुशवाहा, पुष्पेंद्र, अदिति, कल्पना, सोनाक्षी, राज अनुरागी, समरा अंसारी, शिवांगी राव, वेरी गुड। निखिल सिंह, सभी को क्लियर है? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। प्रोफेज के बाद दूसरा कौन सा फेज आता है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब इसमें कुछ भी कोई ऐसा समझने का नहीं है। जो माइटोसिस में था सारी चीजें वैसी हो रही है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है जो आपको बताऊंगी। मेटाफेज में क्या होता है, मेन चीज आपको जो याद रखनी है, होमोलोगस पेयर। वहां पर एक एक क्रोमोसोम था, अगर आप देख रहे थे वहां पर एक एक क्रोमोसोम था, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो होमोलोगस पेयर में होंगे। तो आपको लिखना है होमोलोगस पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। जो आपकी मेटाफेजिक प्लेट है, मध्य अवस्था पट्टिका है, समजात गुणसूत्र उसके ऊपर स्थित हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र मध्य अवस्था पट्टिका पर लग जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। और क्या होता है, पोल पे सेंट्रोमियर आ जाते हैं, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के अंदर दो सेंट्रोसोम होते हैं, दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम।
ठीक है, समझ में आए? स्पेंड्रोजोम में से क्या बनने लगते हैं भैया, आपके स्पिंडल फाइबर तर्क तंतु जो होते हैं वो काइनेटोकोर पे अटैच कर जाते हैं, यहाँ पर अटैच कर जाते हैं इस तरीके से, इससे अटैच करता है, इससे इससे इससे। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ वाले पोल वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो इस वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जुड़ा है, और अपोजिट साइड पे जो पोल है उसके जो स्पिंडल फाइबर है, इसके ये जो तर्क तंतु आपको दिखाई दे रहा है, तर्क तंतु और स्पिंडल फाइबर, भैया ये जो स्पिंडल फाइबर वो इस वाले काइनेटोकोर पे जुड़ रहा है और ये वाला इस वाले पे जुड़ रहा है। आपको एकदम क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। आपके माइटोसिस के मेटाफेज और मियोसिस के मेटाफेज में बड़ा अंतर है बेटा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा माइटोसिस का मेटाफेज बनाऊं तो उसमें ऐसा होता है, ये क्रोमोसोम है भैया, आपके क्रोमोसोम एकदम लीनियर अरेंज होते हैं भैया, 8 है तो इस तरीके से 8 इस तरीके से नजर आएंगे आपको, टोटल 8 है ना बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकला है यहाँ से, वो यहाँ से अटैच करेगा, यहाँ से वाला भी इससे अटैच करेगा, तो यहाँ पर ये सेम क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच कर रहे थे, सेम क्रोमोसोम। तो हो क्या रहा था, जब एनाफेज हो रहा था, जब एनाफेज आ रहा था तो भैया क्रोमैटिड सेपरेट कर रहे थे। यहाँ पर अगर बात करूं, ये माइटोसिस का मेटाफेज है, ये माइटोसिस का क्या है, मेटाफेज है। यहाँ पर आप देखो तो क्रोमैटिड सेपरेट कर रहे हैं, क्या सेपरेट हो रहे, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। वहीं पर अगर आप इस जगह देखो तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करे, कौन सेपरेट करे, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे, ध्यान रखना। समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र अलगाव हो रहा है, का अलगाव मतलब सेपरेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। होप आप सभी को बात मेरी क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आकांक्षा यादव, आकाश यादव, क्या क्लियर नहीं है बेटा? माइटोसिस के मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम से जुड़ते हैं, जैसे ये वाला स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ रहा है, यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो भी इसी क्रोमोसोम से जुड़ रहा है। लेकिन आपके मेटाफेज किसका, मियोसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज फर्स्ट होता है ना, ये मेटाफेज फर्स्ट है, उसमें आपका भैया ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ का स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम से जुड़ रहा है, यहाँ का स्पिंडल फाइबर इस वाले क्रोमोसोम से जुड़ा है, मतलब आपके होमोलोगस पेयर से जुड़ रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम का होगा, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये चीजें नहीं होंगी बेटा, ये तो आपकी एनाफेज में होंगी, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा, मेटाफेजिक प्लेट पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होंगे, स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा किससे, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम से। नेक्स्ट फेज आता है थर्ड फेज विच इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, सेपरेट होंगे, homologous chromosome separate and move to the opposite pole and move to the opposite pole, और विपरीत ध्रुवों पर क्या करेंगे, मूव करेंगे, अपोजिट पोल, मूव टू द अपोजिट पोल, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है, आपके जो ये जो 4 क्रोमोसोम थे इधर आ जाएंगे, इसका जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम था, पेयर था, वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये है हमारे सेंट्रियोल, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एनाफेज, लेट एनाफेज पर एंड पे ऐसा होगा। अब भैया जब टीलोफेज आएगा तब क्या होगा बेटा, तो नेक्स्ट फेज है आपका लास्ट टीलोफेज, जिसको कहा जाता है अंत्य अवस्था। टीलोफेज फर्स्ट, दिस इज एनाफेज फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब जैसे ही टीलोफेज आएगा बेटा, यहाँ पर भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर भी आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे,
दो सेल बनती हुई नजर आएंगी आपको, जिसमें भैया हाफ ऑफ क्रोमोसोम है, आधे, 4 इधर है, 4 इधर है बेटा, और 4 उधर है। कितने? 4 इधर है और 4 उधर है। समझ में आया बेटा? 4 इधर है, 4 उधर, मतलब हाफ हो गया। पहले 8 थे टोटल, अब हाफ हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर अब ये जो सेल यहाँ पर आपको नजर आ रही है, अब इसमें चलेगी कौन सी? मियोसिस 2। अब ये एंटर करेगा किसमें? मियोसिस 2 में। होगा क्या? ये भैया 2 सेल बन गई, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ समझने के लिए सिर्फ। तो ये जो 2 सेल बन गई, अब ये क्या जाएंगी? अब ये जाएगी मियोसिस 2। और जो मियोसिस 2 होती है वो एकदम सेम होती है किसके मैम? माइटोसिस की। किसके सेम होती है बेटा? मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द माइटोसिस। को आप लिखिए, यहां से अब शुरू हो जाएगी आपकी मियोसिस 2 एंड इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द माइटोसिस। जैसे माइटोसिस में आपका प्रोफेज था, जैसे मेटाफेज था कि भैया ये आपके सारे ये 4 क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन होंगे, वैसे ही अलाइन होंगे बेटा आपके मेटाफेजिक प्लेट में। एनाफेज में जैसे था कि भैया ये एक एक क्रोमैटिड आ जाएगा, 4 क्रोमैटिड रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहा है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा टीलोफेज में। सेम ऐसा होगा आपके मियोसिस 2 में। मतलब मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द माइटोसिस को याद रखना। तो भैया माइटोसिस हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं डीप में, तो मुझे लगता है दोबारा से स्टेजेस का कोई मतलब तो नहीं है, इतना तो आप सभी समझते हैं। तो मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मियोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस। यहां पर लिख देती हूँ अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 2 एकदम सामान्य है समसूत्री विभाजन के, समसूत्री विभाजन के बेटा एकदम सामान्य है समसूत्री विभाजन के। होप आप सभी को मेरा पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर आपकी पूरी माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, खत्म है। यहाँ पर पूरी आपकी मियोसिस खत्म है। दिस इज कंप्लीट मियोसिस, कंप्लीट सेल साइकिल। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तब क्या बोलोगे? अगर कोई पूछे मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है तो क्या बोलोगे? तो सबसे पहले कि गैमीट की फॉर्मेशन होती है, मियोसिस से गैमीट की फॉर्मेशन होती है, युग्मक बनता है। आप सभी को पता है युग्मक जो बनता है वो किससे बनता है? मियोसिस से ही तो बनता है, ठीक है। दूसरा, इस विभाजन से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, अनुवंशिक विविधता देखने को मिलती है, अनुवंशिक विविधता देखने को मिलती है। ये मेन इसके क्या है? 2 सिग्निफिकेंस। इसके अलावा तो और भी सिग्निफिकेंस बन जाएंगे, छोटे मोटे से बहुत सारे बना दो आप, लेकिन मेन है कि भैया यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी मियोसिस की वजह से आती है। जो आप जेनेटिक वेरिएशंस देखते हो, विविधता देखते हो, वो सिर्फ मियोसिस से आती है, समसूत्री विभाजन से नहीं। अब स्किन की सेल जब डिवाइड करती है तो स्किन की सेल बनाती है, और तो कोई सेल नहीं बनाएगी, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल नहीं बनाएगी, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर माइटोसिस होती है। वहीं पर रिप्रोडक्टिव सेल क्या बनाती है? गैमीट बनाती है, जो जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, आधे क्रोमोसोम है जो अलग दिखाई देते हैं, सिंपल सी बात है। और ये आपस में गैमीट फ्यूज होके भैया एक बच्चे का निर्माण करते हैं जो एकदम ही अलग है भैया। तो वहां पर मियोसिस होती है। यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वहां पर। तो होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। इसी के साथ मैं सेशन को यहीं तक रख रही हूँ। होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शारीरिक विज्ञान, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से मुझे लगता है सबसे पहला चैप्टर आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हम शुरू करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करते चलेंगे, ठीक है बेटा। होप आप सभी को यहाँ तक सभी बातें क्लियर होंगी। प्लांट फिजियोलॉजी को थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि भैया इस वीक में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर ले प्लांट फिजियो के। तो मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा फास्ट, ज्यादा तेजी से करें। तो भैया फास्ट करने के लिए आप भी फास्ट होने चाहिए कि अगर आज मैंने वो चैप्टर करवा दिया तो आज ही आप उसको लर्न कर ले, कल उसकी रिवीजन करें। मतलब मेरे साथ साथ आपको करना है कि जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अगर वो मैं पूरी प्लांट फिजियो खत्म करवा रही हूँ, तो 2 हफ्ते बाद आपकी भी प्लांट फिजियो खत्म होनी चाहिए मेरे साथ। इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पर समाप्त करती हूँ। होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। सेशन को लाइक जरूर कर देना यार, आप इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर देना, क्या बात है यार, मतलब
चलिए ठीक है, इसी के साथ सेशन को खत्म करती हूँ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और याद रखना, इस सैटरडे को फिर से 12 घंटे की मैराथन आ रही है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ भैया, अगर किसी को डाउट है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो भैया इस सैटरडे संडे को बहुत सारे स्पेशल इवेंट है जो आपको दिखाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए, होम पेज पे दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपका ये तो चलो लाइव क्लास चल रही है आपकी, नीचे आ जाइए यहाँ पर। ये तो भैया 3 दिन पहले की क्लास है। अब यहाँ पर आ जाइए अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स में। तो भैया सीबीएसई टर्म 2 का कल भैया सैंपल पेपर का एनालिसिस है, थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत अच्छी एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट अब अगर आ जाए हम, कहाँ है अपकमिंग लाइव इवेंट? और अच्छा ये देखो कहाँ गए, कहाँ गए आपके इवेंट बेटा? अच्छा तो हम वीडियो पे आ गए, शायद वीडियो पे आ गए बेटा। चलिए यहाँ पर देखिए, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स में देखते बेटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो शायद दिखा नहीं रहा, पता नहीं, सारे वो नहीं दिख रहे मुझे, इवेंट नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर। पहले आपके इवेंट वैसे बन चुके हैं, जाके देखना, अभी अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे। आपका इवेंट संडे का ऑल इंडिया लेवल का आपका पेपर है, ठीक है। जैसे आप नीट का पेपर देने जाओगे ना 3 घंटे 20 मिनट का, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एक साथ पूरे सिलेबस का इस संडे को आपका टेस्ट है। टेस्ट मतलब वो टेस्ट ही होगा, उसमें कुछ नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें बस आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताना है, आंसर को मार्क करूंगी, अपने आंसर को चेक करना है। सिर्फ आपका भैया 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, 1 घंटा फिजिक्स आपको मिलेगा। बायो में मैं कोशिश करूंगी 40 मिनट में आपके 90 क्वेश्चन करवा दूं, जिससे आपकी उसी तरीके से स्पीड आपकी पेपर में भी बने, ठीक है। तो आप सभी को जोरदार तरीके से संडे की तैयारी करनी है। संडे को ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट है, सैटरडे को 12 घंटे की मैराथन है, जिसमें एक चैप्टर आपको करवाया जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट्स बना के कि मैं कौन सा चैप्टर 1 शॉट में करवा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर देना आपको कौन सा चैप्टर करना है, आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए अगर आपको कुछ करना है ऐसा तो, ठीक है बेटा। बाकी आप सभी का कॉलिंग सेशन 10 बजे है, संडे को 10 बजे सबसे पहले कॉलिंग सेशन होगा।